यकलख्त नगी उन दोनों के बीच मुदाखलत करती वहां से उठ गई थी। इसे अपने मुताल्लिक होती इस बहस से कोई सरोकार नहीं था। नगी का हवाला अब हम दोनों हैं। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद शहला बेगम संजीदगी से गो आ हुई थी। ठीक है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन इसकी वल्दियत के खाने में हमेशा सैयद अकबरली शाह का ही नाम आएगा। नॉर्मल लहजे में कहते हुए जहांगीर अहमद की आधी पीने वाली सुर्ख आंखों में अजीब तरह की चमक उभर आई थी। शहला बेगम लाजवाब हो चुकी थी, लेकिन जहांगीर अहमद की बात उन्हें बेहद बुरी लगी थी, जिसका वो इजहार करने से मजबूर थी। नगी वाले हादसे को गुजरे अभी 2 माह ही गुजरे थे कि एक दिन अचानक जरीना बेगम यानी शहरबानो की सास ने ज़ेब-उल-निसा को फ़ोन करके हमाद अली शाह और शहरबानो की मम्मी तोड़ते हुए माजरत की थी, क्योंकि हमाद अली शाह की कराची में निजी से मुलाकात हुई थी और वैसे भी जो काम वो आज कल कर रही थी किसी से ढका छुपा नहीं था। हमाद अली शाह को इसने बड़े मज़े से अपना और शहरबानो का किस्सा सुनाया था, जो अब्बा हमाद अली शाह ने अपने वालिदैन से साफ कह दिया कि वो एक अगवा-शुदा लड़की से शादी नहीं कर सकता था। फ़ोन बंद हो जाने के बाद ज़ेब-उल-निसा कितनी देर सदमे की हालत में बैठी रहे। नगी, तुम खुद तो बर्बाद हुई हो, लेकिन इस यतीम बच्ची को बर्बाद करके तुमने कुछ अच्छा नहीं किया। शहरबानो ने इस खबर पर सिर्फ खामोशी से आंसू बहाए थे। इसकी पाकीज़ा जिंदगी पर एक दाग लग गया था। इस एहसास ने इसे मार डाला था। सैयद मुकर्रम अली शाह के लिए ये दूसरा अहम सदमा था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। फिर बीवी से एक अहम मशवरा करके मुअज्जम को अर्जेंट कॉल पर घर बुलाया गया था। वो दूसरे दिन ही घर पहुंच गया। ज़ेब-उन-निसा अशारिया ने इसे शहरबानो की मंगी टूटने की खबर सुनाई तो इसे बेहद दुख हुआ, लेकिन इससे भी ज्यादा दुख इस बात पर हुआ कि इस रिश्ते को ख़त्म कराने में नगी का अहम किरदार है। वो ज़ेब-उल-निसा के पास बैठा हुआ था जब मुकर्रम अली शाह ने इसे अपने कमरे में बुलाया था। गो कि वो उनसे मिल चुका था, लेकिन इस वक्त किया बिला वो इत्ते ये इसकी समझ में नहीं आया था। जी बाबा जान आपने बुलाया था। मुअज्जम उनके बेडरूम में दाखिल होता हुआ बोला था। आओ बेटे बैठो। मुकर्रम अली शाह किसी गहरी सोच में गुम थे। बेटे की आवाज पर चौंक करा से अपने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया था। मुअज्जम बेटा, हमने और तुम्हारी माँ ने एक फैसला किया है और हमें उम्मीद है कि तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। हम चाहते हैं अब तुम्हारी शादी शहरबानो से कर दी जाए। मुकर्रम अली शाह ने बगैर किसी तमहीद के अपना मदा बयान कर दिया था। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जान? मुअज्जम तो कुर्सी से ऐसे उछला जैसे इसने बरक़ी तारों को छू लिया हो। वो बड़ी तहय्युर से उनकी समत देख रहा था। हमने कुछ ऐसी गलत बात भी नहीं की है। आखिर हमें तुम्हारी शादी भी तो करना है। मुकर्रम अली शाह ने जवान बेटे की उलझन को गौर से देखा था। बाबा जान, शहरबानो के लिए मैं मर कर भी नहीं सोच सकता हूँ। गुस्सा झलाहट इसके दिमाग पर सवार हो चुका था। क्यों? मुकर्रम अली शाह संजीदा और हैर उन नजर आ रहे थे। बाबा जान, आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मुअज्जम बुलबुला उठा था। और जो ज्यादती हमारी वजह से शहरबानो के साथ हुई है, इसे तुम क्या कहोगे? वो गो आ जरा पर उतर आए थे। तो बाबा जान, इस ज्यादती का अजाला अब मेरी सूरत में तो ना करें। आप कहीं भी इसका रिश्ता तय कर सकते हैं। बज़ाहिर वो उनके सामने मुअद्दब नजर आ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर रुप रहा था। देखो मुअज्जम, मुझे सब नजर आ रहा है। अपने खानदान ने तो अब इसका रिश्ता कहीं तय नहीं हो सकता, क्योंकि हमाद के घर वालों ने बात अपने तक महदूद नहीं रखी, बल्कि पूरे खानदान ने फैला दी है। रह गए बाहर के लोग तो वहां भी रिश्ते तय होने के आशादी के बाद शहरबानों के अगवा की बात फैल सकती है। मैं किसी से नहीं डरता, बस खौफ है तो सिर्फ खुदा की जात का, कहीं इस बच्ची की बेहतरी करते करते इसे किसी मुश्किल में न फंसा दे। उन्होंने मुअज्जम को नसीहत भर अलकचर दिया था। बाबा जान, बाबा जान। मुअज्जम जिज़बिज़ होता खामोश हो गया था। उसका जी चाह रहा था कि अपने बाल नोच ले। हम फैसला कर चुके हैं मुअज्जम, और फिर शहरबानों की भी हम रजामंदी ले चुके हैं। बस इसी हफ्ते तुम दोनों की शादी है। उनका लहजा सुंजीद है और मजबूत था वो, लेकिन बाबा जान, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मीर, अभी ये आखिरी फैसला है। मुअज्जम के मुअद्दब लहजे में गुस्ताखी उतर आई थी। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। तो फिर ठीक है, ऐसी नाफरमान औलादाल की हमें जरूरत नहीं। आज के बाद तुम हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। इसकी ढिठाई पर मुकर्रम अली शाह भी गुस्सा में भड़क उठे थे। उन्होंने इसकी तरफ से रुख मोड़ लिया था। मुअज्जम भी बड़े गुस्से में उनके बेडरूम से बाहर निकला था। वो सैयद हाला आनिज में आया था, जहां ज़ेब-उल-निसा इस वक्त तन्हा बैठी हुई थी। बेटे के तेवर देखकर वो भांप चुकी थीं कि अंदर बाप बेटे में कौन सी गुफ्तगू हुई है।
उम्मी जान, ये आप लोग मेरे साथ कैसा जुल्म कर रहे हैं। मुअज्जम उनके सामने तनफिन करना खड़ा हुआ था। इसमें बुराई किया है? उन्होंने मुअज्जम के अंदाज को खातिर में न लाते हुए इस्तफसार किया था। हाँ, बुराई किया है, ये भी आपने खूब कहा। एक अगवा शुदा लड़की को जब कोई कबूल नहीं कर रहा तो आप लोग इसे मेरे सर मुंद रहे हैं, इसका जब्त जवाब दे गया था वो। गो आचीख उठा था। आहिस्ता बोलो मुअज्जम, तुम इस लड़की की पाकीज़गी पर शक कर रहे हो जिसकी परवरिश मेरे हाथों हुई है। वो अपनी इज्जत पर आंच आने से पहले अपनी जान दे सकती है। वो अगवा भी हमारी वजह से हुई थी। आइंदा भी भूल कर भी ये बात अपनी जुबान पर नहीं लाना। ज़ेबुल निसा ने सख्ती से कहते हुए इसे बुरी तरह डांटा था। सॉरी। वो जज्बात की जद में बहकर बहुत गलत बात कह गया था। इसने फौरन नादम होते हुए कहा था। ज़ेबुल निसा ने बेटे की सॉरी पर भी इसे घोर कर देखा था। उम्मी जान, मीर अलिफाक़ई करें, अब मेरे दिल में किसी औरत के लिए गुंजाइश नहीं है। मुझे शादी नहीं करनी, मुअज्जम ने फैसलाकुन लहजे में कहा था। इस जालिम लड़की की खातिर जोग ले रहे हो जिसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं थी। किस कदर मीडिया पर छाई हुई है, टीवी देखने को जी नहीं चाहता है, हर जगह वो नजर आ रही है। ज़ेबुल निसा मुतासफाना अंदाज में गोया हुई थी। मैं किसी की खातिर जोग नहीं ले रहा, बस औरत जात से दिल भर गया है। उनसे नजरें चुराते मुअज्जम के चेहरे पर बड़ा वाज़े अंजर अब नजर आ रहा था। हाँ बेटे, खुद को तो सजा दे रहे हो, लेकिन बूढ़े माँ बाप ने कौन सा जुर्म किया है? उन्हें किस बात की सजा दे रहे हो? मुअज्जम, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, हमें तुम्हारी औलाद की बड़ी चाह है। तुम ही से इस खानदान का नाम चलना है, इस खानदान को बेटे बेनिशान मत छोड़ो। ज़ेबुल निसा गुल्लूगीर लहजे में कहते हुए यकलख थी, रोने लगी थी। मुअज्जम तो उनके आंसू देखकर बुरी तरह शर्मिंदा हुआ था। कुछ समझ में नहीं आया तो वहां से लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया था। वो शाम का निकला रात गए घर में दाखिल हुआ था। ढेरों सोचें दिमाग पर हावी थीं। अपने कमरे में जाते जाते वो रुक गया था क्योंकि शहरबानों के कमरे की लाइट भी मिल रही थी। वो कुछ सोचकर उसके कमरे की तरफ आ गया और हल्की सी दस्तक दी थी। चंद लम्हों बाद ही दरवाज़ा खिल गया था। अपने सामने खड़े मुनज्जम को देखकर शहरबानो बुरी तरह घबराई थी, क्योंकि दोपहर से तो वो इससे छाप रही थी। मुझे तुमसे कुछ बात करना है शहरबानो, अंदर आ सकता हूँ? बेतासुर लहजे में कहते हुए मुअज्जम ने मुरझाई और पर मुर्दा ही झुकी पलकों वाली शहरबानो को बगौर देखा। वो जो बात करने आया था शहरबानो अच्छी तरह जानती थी। इसने साइड में होते कुछ झिझक कर मुअज्जम के लिए दरवाज़े व कर दिया था। मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये हमारी शादी का प्रोग्राम बन गया है, इसमें तुम किसी हद तक राजी हो? मुअज्जम बड़ी संजीदगी से इससे मुखातिब हो। इत्ते शाजी, जिस तरह आप इस शादी पर खुश नहीं हैं, मैं भी खुश नहीं हूँ। शहरबानों ने झुकी पलकों समेत अपने से कुछ फासले पर खड़े मुअज्जम को धीरे से जवाब दिया था। आज वो बन देखे महसूस कर चुकी थी कि इसके मुकाबिल एक नया मुअज्जम खड़ा है जिससे वो पहले वाली शहरबानों बनकर बात नहीं कर सकती थी। और फिर शाम में वो किचन में खड़ी थी जब वो अपनी माँ से बात करता इसे अगवा शुदा लड़की के रहा था। और आस की ये बात शहरबानों के दिल में किसी तीर की तरह पैवस्त हुई थी। ये मेरे साथ डिप्लोमेसी मत करो सैयदे, जवाब दो। मुअज्जम का लहजा बेहद सपाट था। वो गो आचल गया था। शाहजी अब कभी एक देवानी का ख्वाब थे, लेकिन जब से वो देवानी हमाद अली शाह के साथ मंसूब हुई थी, इसने पूरी ईमानदारी से हमाद के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। लेकिन वाय किस्मत ये किस मंजिल पर ला खड़ा किया था। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ शहरबानो। उसकी खामोशी पर मुअज्जम झुला उठा था। शाहजी, मैंने बाबा जान और उम्मी जान को इनकार किया था, लेकिन वो नहीं माने और मुझे मजबूरना हाँ करनी पड़ी। और ये हकीकत थी, इसने मुकर्रम अली शाह और ज़ेबुल निसा को साफ इनकार किया था। अब आपकी मुश्किल इसी तरह आसान हो सकती है कि आप मुझे किसी दार अल अमान में छोड़ आएं। शहरबानों ने यासियत भरे अंदाज में कहते हुए झुकी पलकें इसकी समत उठाई थीं। इसकी खूबसूरत आंखें यकलख थी पानियों से भरी नजर आई। अलाउ कहाँ फंसा दिया मुझे? इसके जवाब ने मुअज्जम को और जला कर राख कर दिया था। इसने एक गुस्सा से भरपूर निगाह शहरबानों पर डाली और उसके बेडरूम से बाहर निकल गया था। मुकर्रम अली शाह ने बेटे के इनकार पर एक बार फिर बिस्तर संभाल लिया था, और यही बात मुअज्जम के लिए फिक्र का बाइस बनी थी, लेकिन शादी के लिए इसने अभी तक हामी नहीं भरी थी। मुकर्रम अली शाह ने नाराजगी के तौर पर बेटे से बातचीत बंद कर दी थी। मुअज्जम 4 दिन की छठी पर आया हुआ था। उसकी तीसरी छठी पर मुकर्रम अली शाह की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी।
वजह बेटे की हित धर्मी थी। ज़ेब निसा तो बाकायदा रोने लगी थी। वो बेटे के कमरे में आ गई थी। मुअज़्ज़म, उन्होंने भतीजी का गम तो से लिया है, लेकिन अपनी औलाद की तरफ से मिलने वाला गम वो नहीं से पाएंगे। वो बेटे के सामने भी रोने लगी थी। मुअज़्ज़म ने चौंक कर उनकी समत देखा था। माँ की बात ने इसे अंदर से झंझोड़ दिया था। खुदा नखास्ता अगर बाबा जान को मेरी वजह से कुछ हो गया तो इससे आगे इसकी सोच की हद खत्म हो गई थी। खुद को लानत मलामत करते वो सर झुकाते हुए हाँ वो कह गया था। कुक, क्या कह रहे हो मुअज़्ज़म? वो तुम्हारे खुशी के जी उठी थी। जी उम्मी जान। जबरदस्ती होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट लाते हुए फ़िलहाल तो इसके सारे किस बिल निकल गए थे। ज़ेबुल निसा इसे मुकर्रम अली शाह के बेडरूम में ले आई थीं और वो तो ये खुशी की खबर सुनते ही बेड से उठ बैठे थे। मुअज़्ज़म के दुख से वो वाकिफ थे, लेकिन इसकी सादतमंदी पर उन्होंने इसे अपने सीने से लगा लिया था। इसकी रज़ामंदी पाते ही मुकर्रम अली शाह ने फ़ौरन उन दोनों का निकाह सादगी से कर दिया। निकाह में सिर्फ उनकी बड़ी बहन शाहिदा बेगम की फैमिली थी। निकाह के बाद मुअज़्ज़म इसी शाम वापस कराची चला गया था और 15 दिन बाद वलीमा की तकरीब की गई थी और उन्हीं 15 दिनों में शादी की तैयारी भी करनी थी और इस तैयारी में शाहिदा बेगम और उनकी तीनों बहुओं ने ज़ेबुल निसा की हर तरह से मदद की थी। शहरबानो सबके सामने नॉर्मल दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर से वो खौफज़दा ही थी आने वाले वक्त से। फिर आखिर शादी का दिन भी आ गया। मुअज़्ज़म एक दिन पहले घर पहुंचा था। मुकर्रम अली शाह के इकलौते बेटे की शादी थी। उन्होंने इस तकरीब को ऐसा दिगर बनाया था कि लोग हमेशा आदर के थी। फिर उन दोनों की जोड़ी भी ऐसी सज रही थी कि हर देखने वाली आंख उन पर रश्क कर रही थी। तकरीब के इख्तिताम पर वो लोग मैरिज हाल से घर पहुंच गए थे। बहुत रस्मों के बाद शहरबानों को मुअज़्ज़म की ख्वाबगाह में पहुंचा दिया गया था। सीमा और फराह, शाहिदा बेगम की बहुएं, इसे ढेरों तसल्लियां देकर गई थीं, लेकिन वो बेहद नर्वस हो रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद मुअज़्ज़म अंदर दाखिल हुआ था। शहरबानों की तमाम हिस्सियात बेदार हो गई थीं, लेकिन इसकी झुकी पल के ऊपर नहीं थी और दिल था कि बदन की इमारत में बुरी तरह धक धक करने लगा था। मुअज़्ज़म ने इस पर तवज्जो दिए बगैर सोफे पर तक कर पहले अपने सॉक्स और शूज़ अता फिर उठकर लेदर के स्लीपर रैक से निकाले और पैरों में पहनकर वार्डरोब की समत बढ़ गया। पिट खोलते मुआ कुछ याद आने पर उसने अपने कोट की जेब में हाथ डाला था। वो जब अपने बेडरूम की समत आ रहा था तो ज़ेबुल निसा ने इसे रास्ते में रोककर शहरबानों की रूनुमाई के लिए कंगन देते थे। वो जानती थीं कि बेटे ने इसके लिए कुछ नहीं खरीदा होगा, और मुअज़्ज़म ने भी वो कंगन माँ के हाथ से खामोशी से ले लिए थे। ओहे मुझे मोहतरमा आपकी रूनुमाई। इसने कोट की जेब से एक ग्रे केस निकालकर दौर से ही उसकी तरफ उछाल था। केस सीधा उसकी गोद में जाकर गिरा था और वो वार्डरोब से अपना नाट सूट निकालकर बाथरूम में घुस गया था। शहरबानो इसकी तरफ से किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं थी, लेकिन मुज़्ज़मा का ये अंदाज वो कोई भी कारण तो नहीं थी। इसकी बोझल आंखें पानियों से भरने को तैयार थीं, लेकिन बमुश्किल खुद पर कंट्रोल करते इसने लरसते हाथों से गोद में पड़ा केस खोला तो दिल जैसे धक से रह गया। ये कंगन वो बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। ये ज़ेबुल निसा के कंगन थे जो एक बार आहू ने इसे दिखाते हुए कहा था कि वो नगी को मुँह दिखाई में अपनी तरफ से देंगी। तो सैयद मुअज़्ज़म अली शाह ये रूनुमाई का तोहफा उम्मी जान ने आपको थमाया है। इसने बेदिल्ली से केस बंद करके जरा सा पलट कर बेड साइड दराज में डाल दिया था और कपड़े चेंज करने के लिए बेड से उतर आई थी। भारी लिबास और ज़ेवरात इसे तंग कर रहे थे। वो कदम उठाती ड्रेसिंग के आईना की समत पलटी थी कि मान बाथरूम का दरवाज़ा खुला और मुअज़्ज़म नाइट सूट में बाहर निकल आया। वो शहरबानो को नज़रअंदाज करता सोफे पर जाकर बैठ गया था। शहरबानो अपने ज़ेवरात उतारना भूल चुकी थी। वो बड़ी हैरत से इसकी समत देख रही थी। चंद लम्हे तो वो इसे देखती रही, फिर दबीज कारपेट पर धीरे धीरे कदम उठाती उसके करीब आकर दोजानू बैठ गई। चूड़ियों की खनक पर मुअज़्ज़म ने चौंक कर उसकी समत देखा था। इसका हसन बेमिसाल पागल कर देने वाला था। वो लड़की जिसे इसने हमेशा सादगी में देखा था, आज वो ब्राउन और गोल्डन भारी काम के शरारा सूट में किस कदर हुसैन लग रही थी। कोई भी ज़ीहोश शख्स इससे मुंह नहीं मोड़ सकता था, लेकिन सामने बैठा शख्स मुअज़्ज़म अली शाह था, जिसके ज़हन में इस वक्त भी नगी सवार थी। इसे शहरबानों के हसन से क्या लेना था? शाह जी, मैं आपका दुख समझती हूँ। शहरबानो सारी शर्म हयाबालाए ताक रख कर उससे मुखातिब हुई थी। उग्रम मेरा दुख समझती तो आज तुम नगी की जगह ना संभाल कर बैठी होती। मुअज़्ज़म ने बगैर किसी लिहाज के इसे पत्थर खींच मारा था।
जी वो पत्थर शहरबानों के दिल पर लगा था, वो करा भी ना कर सकी थी। मैं सोच रहा हूँ शहरबानों, अगर तुम हमारी फैमिली का हिस्सा ना होत तो हालात चाहे कैसे भी होते लगी को मैं अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता, लेकिन साल वजह से हुई ना तुम हमारे बीच आईन और ना नगी मेरी जिंदगी से जाती। मुअज्जम का लहजा बेहद सफाक था। शाजी तहयुर भरे अंदाज में उसके होंठों में जुम्बिश हुई थी। वो कसूरवारा इसे ठहरा रहा था। असल में शहरबानों, मेरे वालिदैन को नेकियां करने का बहुत शौक है। तुम्हें मेरे सर मुंद कर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नेकी की है। अपनी आखिरत तो संवार ली, लेकिन मुझे सारी उम्र के लिए जहन्नम रसीद कर दिया है। और उफ भी ना करूं, यानी जिस लड़की को मीर अव्वल बीवी तस्लीम करने को तैयार नहीं है, इसे बीवी समझूं। ऊपर से हुक्म मिला है कि इसे बीवी का हक भी दुम है, ना मेरी जिंदगी के साथ मजाक। वो जहरखंद होता अपने दिल का उबाल निकाल रहा था। शहरबानौ कोई मिट्टी की मूरत नहीं थी जो इस पर कुछ असर ना होता खुद पर जब्त करती। वो इसके सामने से उठ गई थी। मुअज्जम के सामने तो इसने जब्त के पहरे बिठाए हुए थे, लेकिन बाथरूम में मुंह धोते हुए पानी के साथ इसने ढेरों आंसू बहाए थे। अपना दिल हल्का करने के बाद वो 15 मिनट बाद हाथरूम से बाहर निकली थी। अब बेडरूम का माहौल यकसर बदला हुआ था। फैंसी लाइट्स बंद थी, नाट बल्ब जल रहा था और मुअज्जम आंखों पर एक बाजोर के बेड पर दराज था। शहरबानो बेड के करीब आकर ठहर गई थी। जिस तरह की इसने शहरबानों की इज्जत अफजाई की थी, इसे देखते हुए तो वो बेड पर सोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। कुछ सोचकर शहरबानो अपना तकिया बेड से उठाने के लिए जरा सा झुकी थी। तकिया भी मुअज्जम के तकी से मिला हुआ था। अब ये क्या ड्रामा करने लगी हो? मुअज्जम ने आंखों से बाजू बनाते फौरन इसकी तलाई चूड़ियों वाली कलाई अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते बगौर उसकी समत देखा। काटन के गुलाबी सादा से सूट में वो मुअज्जम की हरकत पर बेहद नर्वस दिखाई दे रही थी। सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? मुअज्जम का अंदाज खुश्क था। उसकी निगाह में हनूज़े शहरबानों के सादा से रूप पर थीं। अब मेरी वजह से डिस्टर्ब होंगे, मैं इधर सोफे पर सो जाऊंगी। इसका लहजा लरज रहा था। इसने मुअज्जम की गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़ाने की सही की थी। इसे किसी मर्द ने पहली बार छुआ था। उसकी तो रगों में दौड़ ना लहू मुंजमद होने लगा था। एक बात बताऊं तुम्हें, मेरे दिल में अब औरत की तमन्ना नहीं है, लेकिन जहां निकाह की फॉर्मेलिटी पूरी हुई है वहां एक फॉर्मेलिटी ये भी पूरी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर मैं ये भी नहीं चाहता कि सुबह उठकर तुम मेरे जुल्म की कहानी घर वालों को सुनाओ। मेरी कुर्बानी अलग रायगा जाएगी और अपने वालिदैन की नज़रों में खा मुजरिम ठहराया जाऊंगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मुअज्जम ने अपने लफ्ज़ों की तेज धार का खंजर शहरबानों के सीने में उतार दिया था। फॉर्मेलिटी ज़ेर लब बढ़ती हुए शहरबानों का दुख और सदमे से बुरा हाल था। इसकी ज़ात की इतनी इहानत में तो हीन जी चाह रहा था कि ज़मीन शक हो और वो इसमें समा जाए। यकलख्त ही वो किसी दरख्त की टूटी हुई डाल की तरह बेड पर ढह गई थी। ये थी उसकी शब ज़फ़ाफ़। वो करवट के बिल सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेड के दूसरे कोने से लगी शहरबानों की हिचकियां इसे बुरी तरह डिस्टर्ब कर रही थीं। शहरबानों प्लीज़ मुझे सोने दो, बहुत दिनों से मैं सुकून की नींद नहीं सोया हूं। मुअज्जम ने करवट बदले बगैर खर दर्रे लहजे में इसे पुकारा था। जवाबन शहरबानों की सिसकियां और ज्यादा तेज हो गई थीं। चुप होती हो या उठकर तुम्हारा गला दबा है? इसकी समत करवट बदलते वो तब उठा था। तो कर दे ये एहसान, आपकी जान भी छूट जाएगी। इसकी समत पुश्त किए आंसू बहाते इसे भी शदीद गुस्सा आया था। अब तुम्हारी आवाज आई तो वाकई ये एहसान कर दूंगा। मुअज्जम फुनकारता हुआ करवट बदलकर एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगा था और थोड़ी देर बाद उसके हल्के हल्के खराटों की आवाज भी सुनाई देने लगी, लेकिन शहरबानों ने सारी रात बेआवाज आंसू बहाते गुजारी थी। वो अपने काम के सिलसिले में दोमा से शहला बेगम के साथ दुबई में थी। कल रात ही उन दोनों माँ बेटी की वापसी हुई थी। आजकल लगी टीवी ड्रामों में भी काम कर रही थी। ये इसके उरूज का वक्त था। वो तो खुश थी, लेकिन इसकी कामयाबी पर शहला बेगम इससे ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। वो तकरीबन दोपहर के वक्त सोकर उठी थी। नाश्ता करके वो शहला बेगम के बेडरूम में आ गई, जहां वो बेड पर पिछले दोमा के अखबारात और रसाइल फैलाए बैठी हुई थी। अपने ऑफिस से आज भी उन्होंने छठी की थी। आउनगी डियर। उन्होंने अखबार से नजरें उठाते मुस्कुराकर इसे अपने करीब ही बेड पर बैठने का इशारा किया था।